दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 फरवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में संक्रमण की तीसरी लहर थमने के बाद नीतीश सरकार ने कल सबसे बड़े छूट का ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान जो पाबंदियां लगाई गई थी उनमें से ज्यादातर को सरकार ने अब खत्म कर दिया है। बिहार में अब तो ना नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और ना ही बाजार पर कोई पाबंदी रहेगी। हालांकि अभी भी शादी विवाह अंतिम संस्कार जैसे समारोह में आने वाले लोगों के ऊपर लिमिट लगा करके रखी गई है। ये बात अलग है कि अब शादी विवाह अंतिम संस्कार जैसे मौके पर 200 लोग अधिकतम शामिल हो पाएंगे। यह सरकार ने बिहार के सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थलों को भी खोलने का फैसला कर लिया है। हालांकि पार्क और दूसरे तरह के उद्यानों पर अभी भी थोड़ा अंकुश रहेगा। यह सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक ही पार्क और उद्यान खोल पाएंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत होगी। बिहार में धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद रखा गया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदियों में छूट के बाद श्रद्धालु भगवान की पूजा भी कर पाएंगे। अब तक के धार्मिक स्थलों में केवल पुजारियों और दूसरे धर्म गुरुओं को पूजा की इजाजत थी। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए 9वीं से ऊपर सभी स्कूल और कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ तथा 9वीं एवं ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय तथा कोचिंग संस्थान 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। साथ ही सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुले रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, नालंदा, बेगूसराय सहित 30 जिलों के किसानों को बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण फसलों की हुई क्षति का पैसा दिया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। खबर के अनुसार कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा है कि कृषि इनपुट अनुदान के पैसों की राशि ट्रांसफर करने में देरी कराने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वह 10 दिनों के अंदर कृषि इनपुट अनुदान का पैसा किसानों के खाते में भेजें। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने अधिकारियों को फसल क्षतिपूर्ति का पैसा 15 फरवरी तक पात्र किसानों के खाते में ट्रांसफर सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही साथ काम कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है और कहा गया है कि पैसे भेजने में देरी होने पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर के छात्रों ने भले ही आंदोलन खत्म कर दिया हो, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हुआ है। यह दर्द कल सरस्वती पूजा के दिन भी देखने को मिला है। जब कल सरस्वती पंडाल में छात्रों ने अपना दर्द बयां किया है। यह साथ ही हजारों गरीब छात्रों के लिए मसीहा पटना वाले खान सर का भी समर्थन किया गया है। दरअसल मुंगेर में एक सरस्वती पूजा को पंडाल को रेलवे की छात्रों की समस्याओं को केंद्र में रखते हुए सजाया गया था। जहां इसमें ग्रुप डी के छात्रों की परेशानी, एनटीपीसी के रिजल्ट में गड़बड़ी और खान सर पर हो रही कार्रवाई को लेकर छात्रों का दर्द झलक रहा था। साथ ही पढ़ाई के दौरान छात्र किस तरह की परेशानियां झेलते हैं, छात्रों के उस दर्द को भी बयान करने की कोशिश की गई है। जब मुंगेर के इस पूजा पंडाल में खान सर की एक फोटो लगाई गई है। जब फोटो में खान सर के हाथ में कलम दिख रहा है, साथ ही उसके बगल में लिखा गया है कि कोई तो आगे आता नहीं, आज जब किसी ने मिलकर के आवाज उठाई तो आपने एफआईआर दर्ज कर लिया। वाह रे सरकार वाह। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अगरबत्ती के बाद अब चावल का कारोबार शुरू किया है। इसके साथ ही वे बेसन, सत्तू, आटा और मैदा भी बेचेंगे। उन्होंने वसंत पंचमी के दिन शनिवार को अपने सरकारी आवास पर एलआर राइस एंड मल्टीग्रेन्स लिमिटेड की लॉन्चिंग की है। उन्होंने इस अवसर पर कहा है कि उनकी इस कंपनी से किसी को फायदा होगा, युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जो भी युवा उनके पास आएगा वे उन्हें अपने प्लांट में रोजगार देंगे। कोरोना के कारण बड़ी
संख्या में लोगों का रोजगार छिन गया, जब काफी लोग बेरोजगार हो गए। उस समय हमने लालू रसोई शुरू करके लोगों को भोजन उपलब्ध कराया था। अब इस LR राइस एंड मल्टीग्रेन्स लिमिटेड में चावल, बेसन, सत्तू, आटा और मैदा का उत्पादन होगा, जहां इसमें किसानों को फायदा होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि उनका उद्देश्य अपना उपजाइए और अपना खाइए। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा है कि चावल की मांग काफी अधिक है, जहां इसको देखते हुए बासमती चावल का कारोबार शुरू किया गया है। बासमती की खुशबू लोगों तक पहुंचेगी। दोस्तों बात करते हैं कि हैदराबाद के सांसद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर शनिवार को कहा है कि इसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जो महात्मा गांधी की हत्या करने वालों में शामिल थे। दरअसल 3 फरवरी की शाम ओवैसी यूपी के मेरठ और किठौड़ में रोड शो करने गए थे और दिल्ली लौटने के क्रम में उनके ऊपर हमला किया गया। हमले के वक्त उनकी कार टोल प्लाजा पर थी, जब कुछ युवकों ने उनकी कार पर फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की ओर से सांसद ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। हालांकि हमले के बाद ओवैसी ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जेड नहीं ए श्रेणी में रहना चाहता हूं, आम इंसान की तरह मैं रहना चाहता हूं। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर के वे दिल्ली में अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार की ओर से बार बार राशन कार्ड बनाने का झंझट दूर करने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना पर जल्द अमल होगा। इसके तहत 1,81,00,000 राशन कार्ड धारक परिवारों को स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड एक बार बनने के बाद लाभार्थी परिवारों को फिर से दूसरा राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ATM कार्ड की तरह ये स्मार्ट राशन कार्ड लाभुकों को काम आएगा। राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए जन वितरण प्रणाली यानी कि PDS दुकानदारों की मनमानी पर रोक लगाने में काफी मदद मिलेगी। लिहाजा सरकार ने 31 मार्च तक राशन कार्ड में शामिल उन सदस्यों को आधार सीडिंग करने का आखिरी मौका दिया है जिनका अब तक आधार सीडिंग नहीं हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के आंकड़े के मुताबिक बिहार में लाभुक परिवारों की वास्तविक संख्या 1,81,00,000 है, यानी कि 8,81,00,000 लोग राशन का लाभ ले रहे हैं। इनमें से कम एक पारिवारिक सदस्य का 100% आधार सीडिंग है। आंकड़े के अनुसार 7,11,00,000 लोगों का आधार संग्रह हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड जहां स्पेशल स्टेट्स की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर के केंद्र सरकार के सामने खड़ा है, तो वही दूसरी तरफ RJD भी इस मामले पर सत्ता पक्ष को आईना दिखा रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के चल रही सियासत के बीच जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में 15 साल तक शासन करने वाले लालू प्रसाद यादव और 16 साल तक शासन कर रहे नीतीश कुमार दोनों जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मामले पर ये दोनों सियासी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि जब केंद्र सरकार में नीतीश कुमार मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री से बिहार के सांसदों ने मुलाकात की थी। रेल मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने सांसदों का नेतृत्व किया था, लेकिन उस वक्त केंद्र में रहने और अब 16 साल से बिहार में शासन में होने के बावजूद भी नीतीश कुमार बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिलवा सके हैं। लालू प्रसाद यादव केंद्र में कई बार मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी ईमानदारी से बिहार की बेहतरी नहीं समझी, नहीं चाही। लेकिन अब जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए ये दोनों सियासी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला की निंदा उसकी पार्टी से जुड़े सभी नेता कर रहे हैं। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि यह हमला किसी पार्टी प्रमुख नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। इसकी जितना भी निंदा की जाए वह कम है। इससे साबित होता है कि यूपी सरकार सुरक्षा देने में असमर्थ साबित हो रही है। जल्द से जल्द इस मामले की जाँच हो, आखिर इस हमले के पीछे कौन लोग हैं, ऐसे हमलावरों को किसका संरक्षण प्राप्त है, इसे सामने लाने की जरूरत है। इसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से पूरे बिहार में निंदा की जा रही है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। किशनगंज के कोचादामन से AIMIM विधायक इजहार अस्पी ने कहा है कि यूपी के हापुड़ टोल प्लाजा के पास MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कार पर की गई फायरिंग काफी निंदनीय है। इस घटना से यह साबित होता है कि योगी राज्य में यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, ध्वस्त हो गया है। गुंडागर्दी इतनी तेज बढ़ गई है कि देश के एक नामचीन रहनुमा पर सरेआम हमला किया जा रहा है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौट रहे हैं। नफरत की राजनीति करने वालों को सत्ता से हटाने का जनता ने मन बना लिया है। देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने के साथ किसानों की परेशानी बढ़ी है। अब झांसा देने वाली राजनीति नहीं चलने वाली है। यह तेजस्वी यादव शनिवार को काफी दिनों बाद राघोपुर आए थे। यह शादी के बाद वे पहली बार अपने क्षेत्र पहुंचे थे। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और मछली खाना पसंद करते हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। जी हां, अब आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके मछली घर मंगवा सकते हैं, वह भी 45 मिनट के अंदर। जी हां, ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, हम आपको अभी विस्तार से बता रहे हैं। इसके लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट जलकाफल.com बनाई गई है। साथ ही इसका एंड्रॉयड ऐप भी बनाया गया है। अब कुछ तकनीकी कार्य बचे हुए हैं जिसका पूरा होते ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। जिला मत्स्य कार्यालय से मिली सूचना के मुताबिक इस सुविधा को फरवरी के अंत तक या फिर मार्च की शुरुआत में शुरू किया जा सकता है। जी हां, इस ई कॉमर्स वेबसाइट और फिर ऐप के जरिए विभिन्न प्रकार की ताजी मछलियां घर बैठे खरीदी जा सकती है। यहां मछलियों की क्वालिटी बेहतर रहे, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। मछली के व्यापारी बतौर विक्रेता इस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपने उत्पाद यानी कि अपनी मछली बेच सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर मछली पालन से जुड़ी सभी तरह की सुविधाएं भी मिलेगी। इस पर मछली के बीज से लेकर के मछली का दाना और पालन के लिए जरूरी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना के IGIMS में चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली पर रिसर्च किया जाएगा। इसको लेकर IGIMS में कई तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। खबर के अनुसार पटना के IGIMS में इन जीवों पर रिसर्च के लिए शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया। यहाँ काफी संख्या में रिसर्च के लिए जानवर एक साथ परिसर में ही रहेंगे और इनका देखभाल किया जाएगा। आपको बता दें कि वैज्ञानिक जब भी कोई दवा बनाते हैं या फिर किसी बीमारी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो फिर वह पहले चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च करते हैं। अब पटना की IGIMS में भी इन पर रिसर्च किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार IGIMS के वैज्ञानिक और डॉक्टर दवा का साइड इफेक्ट जानने के लिए तथा कौन सी दवा किस बीमारी में सही इस्तेमाल होगा, इन सब की जानकारी के लिए IGIMS के फॉरेंसिक और फार्माकोलॉजी विभाग में रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर 92 साल का रविवार को निधन हो गया। जहां लता मंगेशकर 28 दिन पहले कोरोना संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। केंद्र सरकार ने लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा है। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव की पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ने की अटकलें मीडिया में लगातार लगाई जा रही है। पत्नी राबड़ी देवी द्वारा इस खबर को अफवाह बताने के बावजूद अटकलों पर विराम नहीं लग पाया है। जहां सियासी जगत में जहां इस बात की लगातार चर्चा है कि तेजस्वी यादव को जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो फिर वहीं अब लालू प्रसाद यादव इस मनगढ़ंत अटकलों से नाराज हो गए हैं। जहां उन्होंने इस मामले पर अपना बयान जारी किया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जो लोग इस तरीके की झूठी खबरें फैला रहे हैं वो मूर्ख हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, पार्टी का सारा काम मैं ही देख रहा हूं। लालू की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी मीडिया में चल रही उन अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि लालू अगले हफ्ते पार्टी समारोह में तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। राबड़ी देवी ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कहा है कि ये झूठा खबर चल रहा है। जहां उधर लालू के बड़े बेटे और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे तेज प्रताप यादव ने भी इन अटकलों को खारिज कर दिया है। राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने कहा है कि लालू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी बने रहेंगे। दोस्तों अब आज की मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे पर बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जहां हवा ने भी अपना रुख बदल दिया है, अब पछुआ हवा चलने लगी है। पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज सोमवार को धूप छांव की स्थिति बनी रहेगी, यानी कि धूप भी होगी छांव भी होगी। जहां पछुआ हवा की रफ्तार अभी तेज है। आने वाले 1-2 दिनों में हवा की गति धीरे धीरे कम होने लगेगी, तीखी धूप निकलेगी जिससे ठंड से राहत मिलेगी। जहां बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि अब बारिश के आसार नहीं है, हवा की दिशा भी बदल गई है। शनिवार से पछुआ हवा चलने लगी है और आने वाले दिनों में धीरे धीरे ठंड कम होती जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर चाहे जितनी भी दावे किए जाएं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि शराब से जुड़ी कोई ना कोई घटना सामने आती रहती है। यह ताज़ा मामला छपरा से सामने आया है, जहां एक बार फिर से जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2 लोग अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ये पूरा मामला तरैया थाना क्षेत्र के बनिया हसनपुर गाँव की है, जहाँ छपरा में एक बार फिर से जहरीली शराब कांड में 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 2 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। मृतक के परिजन साफ साफ कह रहे हैं कि जहरीले शराब के सेवन के कारण ही उनकी मौत हुई है। हालांकि इस मामले पर तरैया थाना की पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। दोस्तों बात करते हैं कि सुरों की सरस्वती लता मंगेशकर का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। लता दी का न सिर्फ हिंदी फिल्म जगत से नाता था, बल्कि उन्होंने बिहार की लोक भाषाओं में भी गाने गाए। लता मंगेशकर का गाया ऐसा ही एक भोजपुरी गीत सर्वकालिक श्रेष्ठ भोजपुरी गाना बना हुआ है। साल 1962 से 63 में आई भोजपुरी फिल्म लागी न छूटे रामा में लता मंगेशकर का गाया गीत आज भी संगीत के कद्रदानों के कानों में मिश्री सी मिठास घोलता है। उनका ये भोजपुरी गीत न सिर्फ उस दौर में बल्कि आज तक हर भोजपुरी गानों की जुबान पर छाया हुआ है। लता दीदी ने हिंदी ही नहीं बल्कि कई अन्य भाषाओं में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा था। उसी का रूप भोजपुरी का ये गाना है, जो आज भी जब सुना जाता है तो फिर सुरीली आवाज की स्वर कोकिला का सहर्षा स्मरण हो जाता है। लता मंगेशकर का ऐसे तो भोजपुरी से सीधा कोई नाता नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कई मौके पर भोजपुरी और अन्य बिहार की भाषाओं की मिठास का जिक्र किया था। यह गीतकार शैलेंद्र ने भी इसका जिक्र किया था। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सरस्वती पूजा पर बेटियों की सुरक्षा और बेरोजगारों की प्रतियोगी परीक्षा समय पर सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया है। जहां उन्होंने शनिवार को कहा है कि हमें अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहल करनी होगी। पटना के गाय घाट बालिका गृह कांड में लड़कियों के शोषण की कथित घटना की ओर इशारा करते हुए पप्पू यादव ने बिहार में बेटियों के लिए असुरक्षित माहौल का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जब तक देश और बिहार में बेटियों की सुरक्षा के अनुकूल माहौल नहीं बनाते हैं, तब तक वे आत्मनिर्भर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आज बेटियां पढ़ने के लिए अकेले शहरों में जाती है, वहां हॉस्टल में रहती है, लेकिन उन हॉस्टलों में सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इसकी कोई भी जानकारी सरकार और फिर थाने को नहीं है। ऐसे में हम सरस्वती की पूजा के अवसर पर संकल्प लें कि एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां बेटियों आत्मनिर्भर हो सके, जहां बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लें। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राहुल गांधी ने प्रदेश की जनता से 4 बड़े वादे किए हैं। उन्होंने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर के लिए 500 रुपये से अधिक का भुगतान नहीं करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उत्तराखंड के कम से कम 5 लाख परिवारों को हर महीने 40,000 रुपये दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने हरिद्वार में उत्तराखंडी स्वाभिमान रैली को संबोधित करते हुए ये जनता से वादा किया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से वादा किया है कि आम लोगों को महंगाई से निजात मिलेगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, सस्ता सिलेंडर मिलेगा और छत्तीसगढ़ की तरह उत्तराखंड में भी न्याय योजना को लागू किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि न्याय योजना के तहत उत्तराखंड के 4 लाख परिवारों को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में लोगों को कांग्रेस सरकार की न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर लोगों को एलपीजी सिलेंडर कम कीमत पर मिलेगी, या 500 रुपये कम से कम। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के घर तक पहुंचाने का भी वादा किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर आप उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बना देंगे तो फिर स्वास्थ्य सेवाएं आपके घर तक पहुंचेगी। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से कहा है कि कांग्रेस जो भी वादे करती है सरकार बनने के बाद उसे पूरे भी करती है। राहुल गांधी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब का उदाहरण भी दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव के बाद निर्वाचित हुए मुखिया समेत दूसरे पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए नया आदेश जारी किया है। जब बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार पंचायती राज जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए सजग है। अगर किसी मुखिया या फिर दूसरे पंचायती राज प्रतिनिधियों को जान का खतरा है तो वे जिला प्रशासन से अपने लिए बॉडीगार्ड की मांग कर सकते हैं। जिला प्रशासन
उनके आवेदन पर जांच करेगा और ये भी देखेगा कि पंचायत प्रतिनिधि खुद किसी आपराधिक मामले के आरोपी तो नहीं है। अगर जांच में उनकी आशंका में तथ्य पाया गया तो फिर उन्हें 6 महीने के लिए बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इसके साथ ही सरकार ने पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को आमर्स लाइसेंस देने का भी फैसला किया है। इसके लिए पंचायती राज प्रतिनिधि जिला अधिकारी के पास आवेदन करें। जांच पड़ताल के बाद उन्हें हथियार का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक अजूबा घर बनाया गया है, जहां 6 फीट चौड़ी जमीन पर 5 मंजिला मकान खड़ा कर दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में कुछ बातें करते हैं और आपको इसकी तस्वीर दिखाते हैं जो बहुत ही अजीब सी दिखती है। 5 मंजिल की इस इमारत के आगे के आधे हिस्से में सीढ़ियां बनी है, जबकि दूसरे हिस्से में घर बना हुआ है। यह मकान का आधा हिस्सा जो करीब 20 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई वाला है, उसमें एक कमरे का फ्लैट बनाया गया है, जिसमें शौचालय से लेकर के किचन तक मौजूद है। किचन और शौचालय का आकार 2.5 गुना बनाम 3.5 फुट है, जहां कमरे की लंबाई 11 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कुल मिलाकर एक बैचलर के लिए ऊपर के 4 फ्लैट तैयार किए गए हैं, जबकि इसके निचले फ्लोर को हॉल नुमा आकार देकर के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। दरअसल संतोष और अर्चना ने शादी के बाद 6 फीट चौड़ा और 45 फीट लंबा ये भूखंड खरीदा था, लेकिन जमीन की चौड़ाई महज 6 फीट रहने के कारण कई वर्षों तक उन्होंने इस पर कोई निर्माण नहीं कराया। लोगों ने उन्हें जमीन बेचने की भी सलाह दे दी, लेकिन शादी की यादगार वाले इस भूखंड पर दोनों ने मकान बनाने की ठानी और खुद मकान का नक्शा लेकर के निगम के इंजीनियर के पास गए और नक्शा पास करवाया। साल 2012 में नक्शा पास होने के बाद 2015 में यह भवन बनकर तैयार हुआ। मकान बनने पर लोग इसे मुजफ्फरपुर का एफिल टावर तो कई लोग इसे अजूबा घर कहने लगे। साल 2012 में नक्शा पास होने के बाद 2015 में यह भवन बनकर तैयार हुआ। दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हुए फायरिंग को लेकर के देश की सियासत गर्म है। जहां केंद्र सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान किया है, लेकिन बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने हमले को ओवैसी का ड्रामा करार दे दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि Z+ सिक्योरिटी से मना करने वाले ओवैसी बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए ऐसा नाटक कर रहे हैं। हो ना हो उन्होंने ये हमला खुद ही करवाया हो, जहाँ ये कहना है बिहार के मंत्री सम्राट चौधरी का। जब मुंगेर में मीडिया से बात करते हुए बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ओवैसी की गाड़ी पर हुआ हमला पूर्व नियोजित था, यानी कि सब किया कराया हुआ था। यहाँ उसके मास्टरमाइंड खुद ओवैसी ही हैं। हकीकत तो यह है कि ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा चाहिए थी। हमले का नाटक इसलिए ही करवाया गया और फिर बाद में सदन में बयानबाजी कर दिया। ये सारा नाटक बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए रच दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां 30% तक सस्ती हो सकती है। जहां आम बजट में बैटरी स्वैपिंग के ऐलान के बाद केंद्र सरकार टैक्स में छूट समेत कई अन्य रियायतें देने पर विचार कर रही है। KDB लाइव को मिली जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के मकसद में बैटरी की कीमत सबसे बड़ी अड़चन रही है। इसका हिस्सा गाड़ी की कुल कीमत में से कम 30 से 40% होता है। अब बैटरी स्वैपिंग व्यवस्था से गाड़ियों में से बैटरी की कीमत हट जाएगी, यानी कि गाड़ी लेते समय गाड़ी की कीमत ही देनी होगी। इसके बाद ग्राहक अलग अलग कंपनियों से बैटरी किराए पर ले सकेंगे। किराया बैटरी की क्षमता आकार के हिसाब से होगा। इस पर अप्रैल से सरकार मंथन करेगी। सूत्रों के मुताबिक किराए में बैटरी की कुछ कीमत चुकाने का संकल्प भी दिया जा सकता है। बैटरी की चार्जिंग खत्म होने पर ग्राहक इसे कंपनियों के स्टोर पर ले जाकर के बदल सकते हैं। इससे उसे चार्जिंग में लगने वाले समय और दूसरे रखरखाव से संबंधित चीजों पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे को राज्य सरकार के सुपरमार्केट और वॉक इन दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ पत्र लिखा है। जब पत्र में अन्ना हजारे ने राज्य सरकार को फैसले के खिलाफ सत्याग्रह पर जाने की चेतावनी भी दे दी है। अन्ना हजारे राज्य सरकार के इस निर्णय को समाज के लिए अहितकार करार दिया है। शराब से होने वाले सामाजिक परेशानी और इसके सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की ओर अन्ना ने ठाकरे सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सुपरमार्केट में शराब की खुली बिक्री का निर्णय राज्य के युवाओं को शराब की बुरी लत की ओर ढकेलेगा। अगर राज्य सरकार ने अपना निर्णय नहीं बदला तो फिर वे इस फैसले के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून की सराहना करते हुए उन्होंने इसे एक साहसिक कदम बताया था। इसी तर्ज पर देश के अन्य राज्यों में भी शराबबंदी को लागू करने की वे मांग कर चुके हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक में हिजाब विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने हिजाब को धार्मिक प्रतीक बताते हुए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पालन किए जाने वाले पोशाक से संबंधित नियमों का समर्थन किया है। जहां वही विपक्षी दल कांग्रेस मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में आ गई है। जहां कांग्रेस विधायक कनीज फातिमा और उनके समर्थकों ने आज भी विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस विधायक कनीज फातिमा ने कहा कि लड़कियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। परीक्षा से 2 महीने पहले स्कूलों में उनके प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, इसीलिए सभी जाति और धर्म के लोग इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हम हिजाब के रंग में बदलाव के लिए तैयार हैं ताकि इसे वर्दी के साथ जोड़ा जा सके, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं सकते। मैं विधानसभा में भी हिजाब पहनती हूं, अगर वे रोक सकते हैं तो फिर मुझे रोक ले। उन्होंने कहा कि अब तक सभी इसे पहने हुए थे, अब बहुत देर हो चुकी है, वे अचानक हमें क्यों इसे रोक रहे हैं। बुर्का कोई नई बात नहीं है, इसे हम पहनते रहेंगे और पहनेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आखिरकार अब सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया है। चिराग पासवान की पार्टी बेरोजगारी समेत बिहार के अन्य मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरने जा रही है। जब पटना के गांधी मैदान में स्थित जेपी गोलंबर से राजभवन मार्च की शुरुआत होगी और चिराग पासवान समेत प्रदेश भर से आए पार्टी के नेताओं इसमें शामिल होंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर सरकार इस बार इस मार्च के ऊपर सख्ती दिखाती है या फिर पुलिस के जरिए कोई बल प्रयोग किया जाता है तो पहली लाठी वे खाएंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा न केवल बिहार के युवाओं को उठाना पड़ रहा है, बल्कि राज्य की जनता मौजूदा शासन से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। और अपने प्रवक्ताओं को यह भी कह दिया है कि अब सत्ता पक्ष पर ज्यादा नरम रहने की जरूरत नहीं है। जो भी शासन में है वे तमाम दल सरकार की नाकामियों के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी केंद्र में साथ रहेंगे लेकिन बिहार में साथ नहीं रहेंगे। राजद ने बिहार विधान परिषद की खाली 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के पहली बार स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में कांग्रेस के साथ आरजेडी का कोई गठबंधन नहीं रहेगा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया है कि बिहार में एमएलसी का चुनाव राजद अकेले लड़ेगा, जब कांग्रेस के साथ सिर्फ केंद्र में गठबंधन रहेगा। इसको लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने लापरवाही की है। जब चुनाव लड़ने के दौरान कांग्रेस गंभीर नहीं थी। कांग्रेस की सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बिहार आए लेकिन बहुत कम सभाएं की, एक दिन 2 सभाएं कर रहे थे। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस लंबे अरसे तक देश पर शासन किया है, वह हैंगओवर से कांग्रेस पार्टी मुक्त नहीं हो पाई है। बिहार विधानसभा में 70 सीट पर चुनाव लड़ा लेकिन अधिकांश सीट पर प्रचार करने कांग्रेस पार्टी नहीं गई। जहां टिकट लेकर के ये लोग उम्मीदवार खोजते हैं, चुनाव को लेकर के कोई गंभीर नहीं थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय सहित किसी भी जिले में रहने वाले लोग अपने मोबाइल फोन से जमीन का रसीद काट सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने जमीन रसीद निकालने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार ने जमीन का रसीद ऑनलाइन काटने और फिर भू लगान ऑनलाइन जमा करने के लिए आधिकारिक वेब पोर्टल उपलब्ध करा दिया है, जिस पोर्टल पर जाकर के आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल फोन से जमीन का रसीद काटना चाहते हैं तो फिर आपके फोन में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। जब इंटरनेट का कनेक्शन है तो फिर आप सबसे पहले गूगल को ओपन करें और उसमें बिहार भूमि की वेबसाइट को सर्च करें और ये वेबसाइट है www.biharbhumi.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना ये सारा काम जमीन से संबंधित कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा के लिए एक आवश्यक सूचना जारी की है। साथ ही साथ बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों को इसके बारे में जानकारी दे दी है। खबर के अनुसार बिहार मैट्रिक के एग्जाम में OMR उत्तर पत्रिका और उत्तर पुस्तिका दोनों पर छात्र की फोटो रहेगी। इस फोटो के दौरान विक्षक छात्र के चेहरे की पहचान कर सकेंगे और ये जान सकेंगे कि एग्जाम देने वाले छात्र सही है या नहीं। आपको बता दें कि फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे छात्रों को आसानी से पकड़ने के लिए बिहार बोर्ड ने ये नया तरीका अपनाया है। इसको लेकर के सभी जिलों के DO कार्यालय में इसकी सूचना भेज दी गई है ताकि इसका अनिवार्य रूप से पालन किया जा सके। मिली जानकारी के अनुसार बिहार मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक होगी। परीक्षा में 16,48,894 परीक्षार्थी शामिल होंगे। नकल मुक्त परीक्षा कराने के लिए सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और छात्रों की जाँच भी की जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के इन दिनों सियासी सरगर्मियां चरम पर है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की गतिविधियां बढ़ी है। जहां तमाम दलों के नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित करने में जुटे हैं। जब प्रत्येक राजनीतिक दल हर तबके के मतदाताओं को प्रभावित करने में जुटा हुआ है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों को लेकर के बेबाक टिप्पणी सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ से जब पूछा गया कि उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, तो इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मेरा रिश्ता उनके साथ वही है जो उनका रिश्ता मुझसे है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर के बवाल बढ़ता जा रहा है। जहां हिजाब पहनकर आने वाली छात्रों को स्कूल में दाखिल होने से रोका जा रहा है। जहां कर्नाटक सरकार ने जहां इसका बचाव किया है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने इसे लेकर के राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार की आलोचना की है। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर के तंज कसा है और सरस्वती पूजा के अवसर पर शारदा से सभी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। जहां कर्नाटक में कुछ छात्रों के हिजाब पहनने से पैदा हुए विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर भारत की बेटियों का भविष्य छीना जा रहा है। उन्होंने देश भर में मनाए जा रहे सरस्वती पूजा के अवसर पर एक ट्वीट में कहा कि हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर के हम भारत की बेटियों के भविष्य को छीन रहे हैं। सरस्वती सभी को ज्ञान दे, वे भेदभाव नहीं करती है। दोस्तों बात करते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बिहार में भारी जीत हासिल हुई थी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर एनडीए ने कब्जा जमाया था। इसमें सबसे ज़्यादा सांसद है बीजेपी के चुने गए। लेकिन अब इन्हीं सांसदों का जो लेखा जोखा सामने आया है वो वाकई हैरान करने वाला है। संसद निधि के तौर पर हर साल मिलने वाली राशि में से खर्च का औसतन बिहार में सांसदों के मामले में बेहद कम रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि मोदी कैबिनेट में बिहार से जो लोकसभा सांसद शामिल हैं वे इसमें सबसे निचले पायदान पर नजर आ रहे हैं। बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की करे या फिर अश्विनी कुमार चौबे की, इन सभी ने अपने संसद फंड का इस्तेमाल बेहद कम किया है। अश्विनी कुमार चौबे बक्सर से लोकसभा सांसद है। उन्होंने अपने 5 करोड़ के एमपी फंड में से अब तक 3 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च नहीं किए हैं। यही हाल गिरिराज सिंह का है। गिरिराज सिंह ने 5 करोड़ के संसद निधि से 3 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च नहीं किए हैं। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय उजियारपुर से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अपने 5 करोड़ के एमपी फंड से अब तक 2 करोड़ 44 लाख खर्च नहीं किए हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिमी चंपारण से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को 2.5 करोड़ रुपए की राशि फंड के तहत मिली थी, जो अब तक जैसी की तैसी पड़ी हुई है। यानी कि इन सभी नेताओं को जनता से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपने पिता जैसा मानने वाला बिहार की बेतिया का राजू प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का भी दीवाना है। जब बेतिया रेलवे स्टेशन पर बचपन से भीख मांगते हुए जवान हुए राजू ने अब अपने भीख मांगने के धंधे को भी डिजिटल कर दिया है। जी हाँ, आज वो एक जेंटलमैन डिजिटल भिखारी है। जब वह इसके लिए गूगल पे और फोन पे के ई वॉलेट का इस्तेमाल करता है। लोगों से कहता है कि अगर छुट्टे नहीं है तो फिर मनी ट्रांसफर ही कर दे बाबू। राजू बिहार का पहला डिजिटल भिखारी तो है ही, जब उसकी माने तो वह देश का भी पहला ऐसा प्रोफेशनल भिखारी है। बेतिया बसवड़िया वार्ड संख्या 30 के निवासी प्रभुनाथ प्रसाद अब नहीं रहे। जब उनका 40 साल का एकलौता बेटा राजू प्रसाद 3 दशक से रेलवे स्टेशन समेत अन्य जगहों पर भीख मांगकर के जीवन चला रहे हैं। मन बुद्धि होने के कारण राजू को पेट पालने के लिए और कोई उपाय भी नहीं दिखा। जब वह स्टेशन सहित शहर के अलग अलग इलाकों में भीख मांगता है, फिर रात में स्टेशन पर सो जाता है। राजू के भीख मांगने का अंदाज निराला है, जिस पर लोग फिदा है। वह रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से बाहर निकल रहे यात्रियों को घेर करके मदद करने की अपील करता है। उसने बताया है कि कई बार लोग ये कहकर सहयोग करने से इनकार कर देते थे कि उनके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। कई यात्रियों ने कहा है कि पे फोन आदि ई वॉलेट के जमाने में अब नगद लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस कारण जब भीख मांगने में दिक्कत होने लगी तो राजू ने बैंक खाता खोला, साथ ही ई वॉलेट भी बना लिए। अब वह गूगल पे, फोन पे आदि से भी भीख मांगता है। जहां उसने बताया है कि अधिकांश लोग तो नगद ही पैसे देते हैं, लेकिन कुछ लोग ई वॉलेट में भी मनी ट्रांसफर कर देते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के काम में कमी रही, तभी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जो काम अधूरे रह गए हैं वे पूरे होंगे और इसके लिए कांग्रेस का दोबारा सत्ता में आना जरूरी है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार ने कहा है कि जब से देश में भाजपा की सरकार आई है तब से बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि पंजाब में सब ठीक रहा है और यहाँ पर बेरोजगारी नहीं है। अगर कमियां ना रही होती तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ही आज मुख्यमंत्री होते। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मामले में दिल्ली के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है, उन्हें भाजपा ने पिछले 7 साल के दौरान बेच दिया। कन्हैया कुमार ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला राजनीतिक था, इसके लिए पूरा देश को कीमत चुकाना पड़ा। कन्हैया कुमार ने इस दौरान युवा बेरोजगार, शिक्षा का बंटाधार, महिला पर अत्याचार बुकलेट भी जारी किया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।